क्लियर ही नहीं किया हुआ तो बाहर कैसे निकल जाएगा? अरे भाई आप बाहर जा रहे हैं ना एक्सेस करते वक्त। हाँ ठीक है। राकेश चौधरी कौन है भाई, नया नाम? हाँ हाँ है सर। तो आप बाहर निकल गए, इसीलिए वो एक्सेप्शन हो गया। और किस तरह का एक्सेप्शन हो गया? बाउंड्स वाला एक्सेप्शन आ गया कि एरे के लिमिट के आप बाहर हैं, तो यहां से एक एक्सेप्शन आपका रेज हो जाएगा। उसके बाद इस एक्सेप्शन के रेज होते के साथ हम लोग जावा में कैच का इस्तेमाल करते थे, वही सेम काम यहां कौन करता है? एक्सेप्ट करता है। तो वहां पे हमने एक प्रिंट करके मैसेज दे दिया, क्या चीज? एन एरर अकर्ड। आउटपुट में क्या हो जाएगा? पहला वाला तो था जो कि 2 प्रिंट किया था, ये वाला 2 प्रिंट कर देगा और उसके बाद एक्सेप्शन आ जाएगा। तो देखिए 2 को प्रिंट कर दिया और फिर वो आपका एक्सेप्शन आ गया। क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। जनरल सिंटैक्स या जनरल स्ट्रक्चर देखिए कैसे है। ये अगर आप लोगों को याद हो, जावा में भी ऐसे ही होता था, ट्राई कैच, फिर एक्सेप्शन क्लास का नाम, फिर दूसरा कैच अगर जरूरत है तो एक्सेप्शन क्लास का नाम। इसी तरह से इसमें भी आप आगे आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें कि ये जो हमने अंडरलाइन किया है, इंडेक्स एरर, वैल्यू एरर, दीज आर द नेम ऑफ एरर क्लासेस, है ना? जैसे जावा में अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हो गया, आईओ एक्सेप्शन हो गया, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, उसी तरह का ये भी क्लासेस है जो कि स्पेसिफिक हैंडलिंग करता है। कैसे? तो देखिए नीचे एग्जांपल है, डेफ फन ए। यहां पर क्या हुआ? हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम क्या हो गया? फन हो गया। पैरामीटराइज्ड फंक्शन है विथ अ पैरामीटर ए। उसमें हमने चेक किया इफ ए इज लेस देन 4, अगर ए का वैल्यू 4 से कम है तो क्या करेगा? ए को डिवाइड करेगा ए माइनस 3 से और उसको स्टोर करा देगा बी में। ठीक है? ठीक है, कोई यहां पर कोई दिक्कत किसी को? नो सर। और बाद में लास्ट में क्या कर दिया? प्रिंट वैल्यू ऑफ बी इज बी, तो बी के वैल्यू को प्रिंट करा दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बी का जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अनीश कुमार ओझा। हाँ हाँ सीनियर है हम लोग का, तो हम ही लोग साथ, सीनियर? मतलब हम ही लोग साथ हैं, हम लोग सीनियर थे ये। अच्छा, सबको जानता है सर इसे। ऐसे ही थोड़ी ना सिखा रहे हैं। जियो। चलिए चलिए चलिए, अब एक्सेप्शन आएगा। हमने ट्राई ब्लॉक को यूज किया, उसमें फंक्शन को कॉल किया 3 के साथ, दोबारा फंक्शन को कॉल किया 5 के साथ। तो जब फंक्शन 3 के साथ कॉल होगा, थोड़ा सा फंक्शन कॉलिंग को देखिएगा। फंक्शन कॉलिंग में क्या किया है, यहीं पर देख लीजिए ना, 3 के साथ कॉल किया ना, तो 3 के साथ जब कॉल करेगा तो चेक कर रहा है कि इफ 3 इज लेस देन 3, यस, ट्रू हुआ कंडीशन, कंडीशन ट्रू हुआ तो यहां पे आया, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उस केस में? b इज इक्वल टू a अपॉन, यानी कि 3/3 माइनस 3, यानी कि 0 ये एरर हो जाएगा। अगेन तो 3 वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आपको 0 डिवीजन एरर आ जाएगा 3 के केस में। ठीक है, चलिए आगे देखिए कैसे हैंडल इसको किया जाना है। तो एक्सेप्ट को हमने यूज किया कि सबसे पहले भाई 0 डिवीजन एरर को आप हैंडल करिए। और क्या हैंडल करके करेंगे? तो एक मैसेज दे देंगे कि 0 डिवीजन अकर एंड हैंडल्ड, ये मैसेज आ जाएगा उसके एरर आने के बाद। फिर अगर नेम वाला एरर आएगा तो आपको मिल जाएगा नेम एरर अकर्ड एंड हैंडल। ठीक है, तो इसके केस में क्या है, आपको आउटपुट मिलेगा 0 डिवीजन अकर्ड एंड हैंडल। ठीक है, यस सर। और उसके बाद नेम वाला क्यों होगा? नेम के केस में आइए, नेम के केस में क्या कोई एरर आ सकता है? यहां पर हमने क्या, fun5
फन 5 को जब हमने कॉल किया है तो फन 5 को कॉल करने वाला तो कोई बात है नहीं, फन है, ठीक है। 5 को हमने कॉल किया तो 5 को जब कॉल करें, क्या 5 लेस देन 4 है? नहीं, ये तो ऐसे ही एरर हो गया, तो इसमें घुसेगा ही नहीं। बाहर कुछ लिखा है क्या? बाहर 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 कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये वाला आपका नेम एरर अकर्ड एंड हैंडल, ये वाला एरर नहीं आएगा, है ना? सर ऊपर में है कहाँ पर है? दिखाओ जरा, हमको तो दिखा ही नहीं। सर जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो प्रिंट कर देगा ना नेम एरर। कैसे प्रिंट कर देगा? एक ही जगह पे है। इफ इज ग्रेटर देन इफ, तो यहाँ पर है प्रिंट वैल्यू ऑफ बी। कैसे प्रिंट करेगा नेम एरर? बी, क्या यहाँ पर लिखा है द आउटपुट अबव इज सो बिकॉज एज सुन एज पाइथन ट्राइज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ बी नेम एरर अकर्स। नेम एरर, ओहो हाँ हाँ हाँ, नेम एरर रेज हो जाएगा। कैसे नेम एरर रेज हो जाएगा हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर आइए, ये तो कंडीशन यहाँ से गलत हो गया ना, कंडीशन गलत हो गया तो ये बाहर निकल गया। बाहर में बी का वैल्यू को प्रिंट किया, बी प्रिंट आप करने का कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले आपने उसे यूज भी नहीं किया है, यानी कि वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ है ना? तो उस केस में ये नेम एरर आ जाएगा, ये बी के लिए नेम एरर आएगा, है ना? जो कि जावा में अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल, अनडिफाइंड वेरिएबल वाला जो एरर आता था वो वाला यहां पर आएगा, है ना? क्योंकि बी को आपने यूज किया नहीं, बी को आपने एक तरह से डिक्लेयर भी नहीं किया, डायरेक्टली आप उसको प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। एल्स क्लॉज जो अभी अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है? मतलब जैसे स्विच केस हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें लास्ट में डिफॉल्ट होता है, वैसा ही यहाँ पे एल्स की तरह काम करेगा, ठीक है? कैसे ये चीज होगा तो देखिए, एक फंक्शन है ए बी वाई बी विथ 2 पैरामीटर्स ए एंड बी। अब हमने उसमें एक एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, और उसमें हम लोगों ने एक हैंडलिंग दे दिया कि अगर जीरो डिवीजन एरर होता है तो उसको आप हैंडल करिए, और ए डिवाइडेड प्रिंट करिए ए डिवाइडेड बाई बी रिजल्ट इन 0 एल्स प्रिंट सी सी। ओके, अगर जीरो डिवीजन एरर आता हो तब आपको ये वाला मैसेज मिलेगा, अदरवाइज सी का जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए ए बी वाई बी को कॉल किया 2 and 3 के साथ में, चलिए सॉल्व किया जाए। c इज इक्वल टू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, क्या होगा? 5 अपॉन माइनस 1। तो ये तो जीरो डिवीजन नहीं हुआ, जीरो डिवीजन हुआ क्या? नो सर। नहीं सर। तो इसका कुछ तो वैल्यू आएगा ना, जो वैल्यू आएगा वो सी में जाएगा, सी को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट केस 3 and 3, 3 and 3 के केस में क्या होगा? 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 0। दूसरे केस में जीरो डिवीजन आ जाएगा, तो Yes, वो sir. वाला आपको एरर रेज कर देगा और ये वाला स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। क्लियर है? Yes, sir. दिस इज एल्स केस, मतलब कि हम लोग डिफॉल्ट भी इसमें डाल सकते हैं। बढ़िया। उसके बाद है एक फाइनली क्लॉज आता है, फाइनली क्लॉज को भी हम लोग यूज कर सकते हैं ट्राई एक्सेप्ट के साथ, एल्स को लगा करके भी। तो फाइनली का वही मतलब होता है कि आपके क्लॉज में, ट्राई कैच क्लॉज में या ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज में एरर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, फाइनली हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, फाइनली में बोला क्या चीज? दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो कहीं पर भी जीरो आ गया,
लेकिन दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वाला काम होना ही होना है। ये एकदम एग्जैक्टली सेम है जावा के जैसा, है ना। तो यहां से ऊपर तक जितना भी हम लोगों ने देखा, इससे ऊपर तक जितना भी था, ये वाला था आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, रादर प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस के केस में हम लोग बात कर रहे थे। यानी ये डिफाइंड है कि ऐसे ही होगा, यूजर ने अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया। जब यूजर अपने हिसाब से यानी कि मैनुअली एक्सेप्शन को रेज करवाता है, तब उस केस में क्या हो जाता है, ये एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन हो जाता है, जिसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेजिंग एक्सेप्शन के तहत आता है और रेज कीवर्ड का यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो क्या बोलता है, रेज स्टेटमेंट अलाउज प्रोग्रामर्स टू फोर्स फॉर अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन टू ऑकर। जबरदस्ती एक्सेप्शन रेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि जावा में थ्रो काम करता था। जैसे यहां पर देखिए, ट्राई रेज नेम एरर, और उसमें क्या प्रिंट होगा, हाई देयर। उसको हैंडल किया नेम एरर में, बता दिया कि भाई यहां पर एक एक्सेप्शन आया है, ठीक है, और उसमें रेज कमांड का यूज कर दिया। तो इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो आउटपुट क्या होगा, सिंस एक्सेप्शन रेज हुआ तो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा और जो भी काम किया हुआ होगा वो आपको एज एरर मिल जाएगा, यानी कि एन एक्सेप्शन बोल करके आपको मिलेगा। ठीक है ना। और यहां पर जैसे देखिए, जैसे ही नेम एरर आया और ये वाला कमांड हमारा एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, वैसे ही जब एरर होगा वो एरर चेंज होकर के हमारा हाई देयर हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टर वाला बात है। जावा के केस में हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जब बनाते थे, वहीं पर हम लोग एक एक्सेप्शन क्लास का नाम देते थे और उसके कंस्ट्रक्टर में एक मैसेज दे देते थे कि भैया जब भी हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे तो उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू होगा वो डिफॉल्ट वैल्यू होगा, वही एरर रेज होने पर नजर आएगा। उसी टाइप का कंसेप्ट यहां पर भी है, जो जबरदस्ती एरर को रेज करवाता है। ठीक है, चलिए, यस सर। ये एक चीज हो गया। पाइथन में यूजर डिफाइन एरर बस केवल रेज ही होता है, रेज करने के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद और ज्यादा एडवांस लेवल में हम लोग जाएंगे तो अपना एक्सेप्शन क्लासेस भी हम लोग बना सकते हैं। अभी इतना ही रहने दीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसके बाद भी अगर जानना होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा कॉलेज में, हम बता देंगे आपको। ठीक है ना। यस सर। हाँ चलिए, अब आते हैं 10 नंबर 10th क्वेश्चन पे। ये इतना दूर था, ये 9th नंबर क्वेश्चन के लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट के लिए था। इसी में से कुछ कुछ निकाल करके आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर कंसेप्ट तो आपके पास है ही। फिर ऊप्स का कंसेप्ट, ये सारा चीज हमको कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, ये सब बताने की जरूरत है क्या मेरे को? यस सर। चुबे, नो सर। सर बस पाइथन में कौन कौन सा इनहेरिटेंस होता है वो बता दीजिए। यहाँ पर देखिए हर एक चीज हमने दे दिया है एज अ नोट मेकिंग। जो यस सर बोल रहा है करुणा करण, तुम यहाँ से पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। पूरा डाल दिए हैं हम यहाँ पे सर, एक एक लाइन में बोल दीजिए ना सर। हाँ एकदम बता दे रहे हैं, सिंटैक्स वाला एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे देखिए क्लास क्या होता है, जैसे जावा में हम लोग क्लास यूज करते थे, जनरल डेफिनेशन देते थे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको हम लोगों ने मॉडिफाई किया, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। मेरा क्लास खत्म होगा तब। कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी होता है और हर एक लैंग्वेज में होता है। बस खाली पाइथन का अपना रूल है कि ब्लॉकिंग नहीं होता है, ब्रेसेस नहीं यूज होते हैं, कोलोन यूज होता है। तो जो भी क्लास बनाना, जैसे मान लीजिए कि डॉग नाम का क्लास बना, तो ठीक है क्लास बन गया भाई, कोलोन लगा दीजिए, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो गया, उसके अंदर एक बार इंडेंट करके लिखना स्टार्ट करिए, सारा चीज आप लिख डालिए, वो हो जाएगा आपका क्लास। ठीक है। ऑब्जेक्ट होता क्या है, सेम ऐसा एक एंटिटी जिसके पास अपना एक स्टेट हो, अपना एक आइडेंटिटी हो और वो अपना एक बिहेवियर शो करता हो, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट। ठीक है। कैसे? Yes, तो कॉलिंग नेचर वाला काम यहां पर होगा।
जैसे यहां पर देखिए हमने क्या बोला, ओबीजे इज इक्वल टू डॉग। यहां पे हमने ऊपर डॉग डिफाइन किया और यहां पे हमने बोला डॉग को कंस्ट्रक्टर टाइप में यूज किया। किसके लिए यूज किया? ओबीजे के लिए। तो यहां ओबीजे जो हुआ ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया? डॉग क्लास का। डॉग क्लास। स्टेटमेंट इज सिमिलर टू कि डॉग का ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डॉग। याद है ना ये वाला? यस सर। एकदम ये Yes, उसी sir. तरह का काम कर रहा है। ठीक है, आगे अभी जो आप लोग बोल रहे थे इनहेरिटेंस क्या है? रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड प्रोवाइड करता है। सर हाँ, पाइथन में तो इनहेरिटेंस नहीं होता है सर। कौन बोला? कौन बोला? हाँ, इसकी जगह तो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? बोलो बोलो। अरे टप्पल नहीं, टप्पल तो दूसरा चीज हो गया। अरे देखो लिस्ट टपल डिक्शनरी दूसरा चीज है। दूसरा चीज होता है ना इसे पाइथन इनहेरिटेंस की जगह। सर वो एरे के अंदर आता है ना। हाँ, वो सब एरे के अंदर आता है, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल के अंदर आता है सब, लिस्ट टपल डिक्शनरी। चलिए चलिए, इनहेरिटेंस होता है, देखते जाइए। सिंगल मल्टीपल हिरारिकल है ना, सिंगल मल्टी लेवल मल्टीपल हिरारिकल। अब यहां पर देखिए, सही इनहेरिटेंस की जगह पॉइंटर होता है ना। इनहेरिटेंस की जगह पॉइंट, ए भाई पॉइंटर क्या इनहेरिटेंस का जगह ले सकता है? पॉइंटर की क्या? जगह पे पॉइंटर होता है। देखिए, पॉइंटर इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। जहां पॉइंटर का नाम आता है इसका मतलब होता है कि मेमोरी ऑपरेशन के साथ काम होगा, है ना, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेसिबिलिटी की बात होगी, उसको इनहेरिटेंस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनहेरिटेंस का सेम कंसेप्ट होता है जैसा हमारा C++ या जावा में हुआ करता था। वही पेरेंट क्लास, वही डिराइव्ड क्लास होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे एक क्लास हमने डिफाइन किया हुआ है। किस नाम का क्लास डिफाइन हमने किया? पर्सन नाम का हमने क्लास डिफाइन किया। अभी बीच में डिफाइन करने से पहले नीचे आइए, एक और क्लास हमने डिफाइन किया है। किस नाम से? चाइल्ड के नाम, सॉरी, एम्प्लॉय के नाम से। नाउ इस एम्प्लॉय के बीच में हमने क्या चीज पास कर दिया? पर्सन। नाउ व्हाट इज दिस पर्सन? कोई कुछ बोल रहा है? क्या हो गया शिवानी, बोलो। सर कुछ नहीं, वो गलती से दब गया। तो यहां पर जैसे देखिए, हमने एम्प्लॉय बनाया और उसके पैरामीटर में हमने पर्सन पास किया। ठीक है, ऊपर हमने पर्सन बनाया, उसके पैरामीटर में हमने ऑब्जेक्ट पास किया। तो यहां जब इनहेरिटेंस होता है ना, तो इनहेरिटेंस आर्ग्यूमेंटेड इनहेरिटेंस होता है। कहने का मतलब ये होता है कि मेरा वैल्यू कहां से आएगा? एक मेथड को वैल्यू कहां से मिलता है? उसके पैरामीटर से मिलता है या डायरेक्ट मिलता है? तो हम जब यहाँ पे क्लास बना रहे हैं तो पैरामीटराइज्ड मेथड जैसे होता है ना, उस टाइप से बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये जो पर्सन है इसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसके बेसिस पर ये पर्सन क्लास काम करेगा। यानी कि दिस पर्सन विल इनहेरिट ऑब्जेक्ट। जावा याद है? बेस क्लास फॉर ऑल द क्लासेस इज ऑब्जेक्ट। यस सर। याद आया सबको? चलिए ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहां पे हमने इनहेरिटेंस देखा, कैसे हमने एक चाइल्ड क्लास बनाया, एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया और उसको हमने बोला कि दिस एम्प्लॉय विल बी बेस्ड ऑन पर्सन। जो भी कुछ इसका होगा वो कहां से आएगा? पर्सन से आएगा। चलिए अब इसके अंदर का चीज को एक्सप्लेन करने का कोशिश कीजिए। यहां पर एक टर्म है जो कि बार बार यूज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं क्या? सेल्फ। व्हाट इज सेल्फ? हाँ सर, दिस। जावा में दिस हम लोगों ने पढ़ा था ना। यस सर। यहां पर सेल्फ हो गया ये चीज। दिस का मतलब होता था करेंट क्लास, सेल्फ का मतलब हो गया अपना, है ना। तो यहां हमने इनिट नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसके पैरामीटर के तहत पे अपना सेल्फ होगा, दूसरा नेम होगा, तीसरा आईडी नंबर होगा।
तो हमने बोला कि सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम यानी पैरामीटर से आया हुआ, और सेल्फ डॉट आईडी नंबर इज इक्वल टू आईडी नंबर जो पैरामीटर से आया हुआ है। जब भी कॉल होगा तो काम होगा। और डिस्प्ले सेल्फ मतलब अपना ही मेथड कॉल करना है, डिस्प्ले जो अपने क्लास में है यानी कि पर्सन क्लास में है यानी कि करंट क्लास में है, उसके नेम को प्रिंट कीजिए, उसके आईडी नंबर को प्रिंट करिए। अब ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ा सा बदलेगा आपके चाइल्ड क्लास में। तो एक और डिटेल्स नाम का मेथड है जो कि क्या किया है, एक फॉर्मेटेड वे में प्रिंट किया है, तो सेम ही वैसा ही है। अब आइए एम्प्लॉय क्लास में, इनिट सेल्फ। ये जो इनिट जो है इसमें जो सेल्फ लिखा जा रहा है, अब इसका क्या मतलब हुआ, यहां भी इनिट और इसके ऊपर वाले में भी इनिट। व्हाट इज दिस इनिट? दोनों में तो एक ही जैसा मेथड तो नहीं हो सकता ना, दोनों बोल दे कि नहीं भाई सेल्फ मेरा ही मेथड है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो इनिट हुआ, दिस इनिट इज द इनिशियलाइजर। इनिशियल INITIALIZER, यही ना होगा स्पेलिंग जी? यस सर। इनिशियलाइजर। और इनिशियलाइजर होता कौन है जी? कंस्ट्रक्टर। तो जहां पर भी देख लीजिए इस तरह से इनिट अगर डिफाइन किया हुआ हो ना क्लास के अंदर में, आप एकदम आंख बंद करके समझ लीजिए कि वो क्या है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका अपना एक नेम है, आईडी नंबर है, सैलरी है, पोस्ट है। ये 4 पैरामीटर पर काम कर रहा है। और बोला सेल्फ का सैलरी इज इक्वल टू सैलरी यानी कि ये वाला, और सेल्फ का पोस्ट इज इक्वल टू ये वाला पोस्ट जो पैरामीटर से आएगा। अभी कॉलिंग के समय में एक्सप्लेनेशन होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए पर्सन डॉट इनिट सेल्फ नेम आईडी नंबर, इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का हम इक्विवेलेंट फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। सुपर। और इसी के टर्म में अगर हम लोग बात करें, नेम आईडी नंबर, याद आया? किसी को याद आया कि नहीं याद आया? सर चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू भेजने के लिए, हाँ, चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम लोग जावा में क्या करते थे? सुपर कीवर्ड का यूज करते थे, ठीक है। और उसके थ्रू ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, इस तरह से करते थे, तो है ना। कोई वेरिएबल को कॉल करना होता था तो सुपर डॉट करके हम लोग काम करते थे, है ना। कंस्ट्रक्टर को कॉल करना तो डायरेक्ट पैरामीटराइज्ड वैल्यू को पास कर दीजिए, तो ये कहां चला जाएगा? पेरेंट क्लास में चला जाएगा। तो यहां कैसे कॉल होता है? हम लोग पेरेंट क्लास का नाम देते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं, डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल करते हैं, और जो पैरामीटर लिस्ट होता है वो हम लोग पास कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमेशा से ही ऐसा होता है। तो सारा वैल्यूज आ गया डिराइव्ड क्लास में, क्योंकि यहां से हम लोगों ने बोला था सैलरी जाएगा, यहां से पोस्ट चला गया, नेम और आइडेंटिटी नंबर था, वो चीज हमारा बेस क्लास से आ गया। अब डिटेल्स क्लास उसको प्रिंट कर देगा। पहले क्या किया? नेम को प्रिंट किया, फिर आईडी नंबर को प्रिंट किया, और उसके बाद पोस्ट को प्रिंट कर दिया। अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, कॉल कर लेना है। तो ऑब्जेक्ट हमने कैसे बनाया? ए इज इक्वल टू एम्प्लॉय। तो ए जो है किसका ऑब्जेक्ट है? डिराइव्ड क्लास का, एम्प्लॉय का। उसमें वैल्यू पास किया गया इसके कंस्ट्रक्टर के हिसाब से। 4 पैरामीटर था, नेम पास हो गया, राहुल पास हो गया, और इंटर्न यानी कि पोस्ट। देखिए सर नेम, आईडी, सैलरी, पोस्ट। सर पाइथन में इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं होते हैं जैसे क्लास में होते थे इंस्टेंस वेरिएबल्स जावा में? जावा में देखिए पूरी तरह से जावा को यहाँ पर नहीं लाइए आप, है ना। लोकल और ग्लोबल स्कोप का ही यहाँ पर बस खाली काम है ना। जावा लोकल, ग्लोबल, डिफॉल्ट, बहुत सारा उसका तो स्कोप होता है ना। यस सर।
जावा में हालांकि ग्लोबल स्कोप बोल करके कुछ नहीं होता है, कंटेक्स्ट स्कोप होता है ना। यहाँ पे लोकल और ग्लोबल का कंसेप्ट होता है, ठीक है। यस तो यहाँ जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो एक तरह से इंस्टेंस ही बनेगा, है ना, इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा। सर मतलब जो सेल्फ डॉट बना रहे वो इंस्टेंस वेरिएबल बना रहे। सेल्फ डॉट करके ये वाला सब सेल्फ पोस्ट और ये सब यस सर बिल्कुल भी नहीं। इसका सिर्फ मतलब है कि हम करेंट कंटेक्स्ट को, लोकल कंटेक्स्ट को रेफर कर रहे हैं, जिस जगह पर हम हैं। बस खाली ये दिस का रिप्लेसमेंट है ना। यस सर। तो ये इतना वैल्यू के साथ में आपका ए कॉल हुआ, यानी डिराइव क्लास कॉल हुआ, उसके बाद उसका डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ, उसका डिटेल्स मेथड कॉल हो गया। चलिए, तो डिस्प्ले मेथड क्या डिस्प्ले करेगा, इसका आउटपुट कोई मेरे को बताएगा। ए डॉट डिस्प्ले और ए डॉट डिटेल्स, ये रहा डिटेल भाई। तो डिटेल में क्या क्या प्रिंट कर देगा, नेम प्रिंट कर देगा, आईडी नंबर प्रिंट कर देगा, पोस्ट प्रिंट कर देगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नो सर। और एक क्या है, डिस्प्ले। वेयर इज डिस्प्ले? डिस्प्ले मेथड तो नहीं है हमारे पास। डिस्प्ले मेथड कहां से आएगा, पेरेंट से आएगा, क्योंकि इनहेरिटेंस हुआ है। पेरेंट के डिस्प्ले मेथड में क्या है, सिर्फ नेम है और आईडी नंबर। हाँ, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, पहला में खाली नेम और आईडी नंबर होगा, यानी कि नेम यानी कि राहुल 886012, और डिटेल्स वाले में आ जाएगा आपका राहुल 886012। और क्या आएगा जी, और एक तो क्या प्रिंट किया था, नेम आईडी पोस्ट यानी इंटर। क्लियर है? यस सर। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जब हम लोग एंटिटीज को डिफरेंट फॉर्मेट्स में, सेम एंटिटी को डिफरेंट फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तब वो क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। कैसे कैसे, तो यहां पर जैसे देखिए, बर्ड क्लास बनाया, एक इंट्रो नाम का मेथड बनाया है, फंक्शन बनाया, एक फ्लाइट नाम का फंक्शन बनाया है, फिर उसके बाद एक दूसरा क्लास बनाया है स्पैरो, जो कि बर्ड को एक्सेस कर रहा है, फिर एक ऑस्ट्रिच बनाया जो कि बर्ड को ही एक्सेस कर रहा है ना। अभी यहां पर देखिए ये कैसे बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है, बर्ड स्पैरो और दूसरा क्या हो गया, ऑस्ट्रिच। ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, सिंगल लेवल, सिंगल इनहेरिटेंस, या फिर हेरारिकल बोलिए, हायरार्किकल सिंगल। ठीक है। तो यहाँ बस खाली क्लास वाला ये देख करके आपको बता देना है कि किस तरह का इनहेरिटेंस हो रहा है, बाद बाकी पूरा एक्सप्लेन करने का हमको जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा ये जो कंसेप्ट है ना, ये पाइथन ही बोला था कि जो मेरा बर्ड है वो एक पॉलीमॉर्फिक एंटिटी है, पॉलीमॉर्फिक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका जो अलग अलग फॉर्मेट्स होता है, जैसे स्पैरो हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, ये सारे बर्ड ही हैं अपने अलग अलग बिहेवियर के साथ में। उसी कंसेप्ट को बाकी के जो लैंग्वेजेस आए उन्होंने और एडवांस्ड रूप दिया और बोला कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है या तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से होगा या तो फंक्शन ओवरलोडिंग से होगा, है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते चले जाइए। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन हमको बताने का जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें हम डेफिनेशंस डाल दिए हैं, ठीक है। और एक चीज जो इसमें हम नहीं डाले हैं वो पहले का है ओवरलोडिंग, देख लीजिएगा, मेथड ओवरलोडिंग, है ना। आर्ग्यूमेंटेड फंक्शंस जब हम लोगों ने पढ़ा था लैब में, हम लोग पढ़े थे, उसका एक आप लोगों को ये भी शेयर किया हुआ है, क्या कहते हैं, पीपीटी शायद शेयर किए थे उस वक्त मिड के पहले, उसमें देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ हो। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग या डेटा प्री प्रोसेसिंग के केस में आते हैं। तो पहले भी हम बोले थे कि भाई एक यूनिट पूरी तरह से छोड़ देना, 2 यूनिट थोड़ा थोड़ा छोड़ देना, एक आध बार पढ़ लेना,
जो कि कल हमने लास्ट का 2 यूनिट को डील कर दिया। उससे बाहर से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप उतना ही में लिख पाएंगे, है ना। ये यूनिट नंबर 4 है डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें कि रिलेशनल डेटा का भी कंसेप्ट है और थोड़ा ग्रामर का भी कंसेप्ट है। तो ये डेटा माइनिंग वाला भी कंसेप्ट आता है, डेटा वेयर हाउसिंग वाला भी कंसेप्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे काम होता है कि डेटा आपको रखा हुआ है कहीं पे, या आप मल्टीपल सोर्सेस से डेटा ले करके आ रहे हैं। जो डेटा आपको मिल रहा है वो बिल्कुल भी एकदम रॉ डेटा है, रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स है, जिसको कि आपको क्या करना है, प्रेजेंटेबल बनाना है। तो प्रेजेंटेबल जब आपको बनाना है, तो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप रॉ डेटा को क्या करेंगे, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा में। स्ट्रक्चर्ड डेटा कहने का मतलब कि एक ऐसा फॉर्मेट जहां पर डेटा को देख करके अंदाजा लगाया जा सके कि ये क्या है ना। मतलब प्रोसेस्ड डेटा ये हो जाएगा, पार्शियली प्रोसेस्ड डेटा। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग होगा। प्री प्रोसेसिंग के केस में क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारा चीज आता है। यहाँ पे इस जगह से लेकर के इस जगह तक बहुत चीज आता है। डेटा क्लीनिंग होता है, डेटा का एक्सट्रैक्शन होता है ना। तो उन सारे चीजों को परफॉर्म कर लेने के बाद एक्चुअल डेटा एक्सट्रैक्शन होता है। एक्चुअल डेटा जब आपको मिलेगा, तब उस एक्चुअल डेटा पे आप क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन, या फिर कॉमन टर्म में हम लोग बोलते हैं एनालिसिस बोलते हैं, जिसको कि डीए डेटा एनालिसिस बोला जाता है ना। डेटा एनालिसिस करने का मेन मकसद क्या होता है कि जो अवेलेबल डेटा, एक्चुअल फैक्ट्स हमें अवेलेबल हुए हैं, उनको कैसे यूज किया जा सकता है, या फिर वो हैं क्या। तो उसी का आप एक रिपोर्ट प्रिपरेशन करेंगे। ये रिपोर्ट्स आपका स्ट्रक्चर्ड हो सकता है या फिर ग्राफिकल हो सकता है। अगर स्ट्रक्चर्ड है तो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आप प्रेजेंट करेंगे, अगर स्ट्रक्चर्ड है तो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे, अगर आपका क्या कहते हैं प्रेजेंटेबल है तो ग्राफिकल फॉर्मेट में, जिसमें कि फिर से वही लाइन चार्ट आप यूज कर लेंगे, बार चार्ट यूज कर लेंगे, हिस्टोग्राम यूज कर लेंगे, स्कैटर प्लॉट्स यूज कर लेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब हुआ मैट प्लॉट लाइब्रेरी, मैथमेटिकल प्लॉटिंग लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आप डेटा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसी का एक हमने यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी करके डाल दिया है। यहाँ पे बहुत सारा चीज है दिया हुआ, उसको एक बार देख लीजिएगा इन केस यू नीड टू अटेम्प्ट दिस वर्क। अदरवाइज आप उसको छोड़ भी सकते हैं। हम पूरी तरह से बोल रहे हैं यूनिट 1 छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन छूट जाएगा, बाकी के क्वेश्चंस में हो जाएगा। लेकिन हम अटेम्प्ट करने लायक भी आपको यहाँ पर दे दिए हैं। जो चीज अभी हमने बोला वो सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना। जैसे देखिए ना, डेटा क्लीनिंग की बात जैसे हम लोग कर रहे थे, तो क्या हो रहा है इसमें, रिमूवल ऑफ अनवांटेड ऑब्जर्वेशन, फिक्सिंग स्ट्रक्चरल एरर, मैनेजिंग अनवांटेड आउटलायर्स, हैंडलिंग मिसिंग डेटा, बहुत सारा चीज यहाँ पर हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ भी अगर आप लाइव एक्सेस कर रहे हैं, कोई वीडियो अगर आप लाइव देख रहे हैं, तो इंटरनेट स्लो होने की वजह से क्या होता है ना, बफरिंग होता है। ठीक है, बफरिंग जब होना स्टार्ट होता है तो इसमें होता है डेटा लॉस। डेटा लॉस किस टर्म में होता है, तो फ्रेम का लॉस होता है। फ्रेम का लॉस होने का मतलब क्या हुआ, अगर आपको 29.9 fps जो कि टेंड्स टू 30 fps होता है, ये रियल टाइम फॉर्मेट होता है वीडियो का, तो इस 30 फ्रेम में से हो सकता है 2-4 फ्रेम आपका मिस हो जाए, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके इंटरनेट स्पीड की वजह से बफरिंग हुआ था। तो आउट ऑफ दीज 30 फ्रेम्स हो सकता है 1 आध 2 3 4 5 फ्रेम मिस हो जाए, तो आपको लगेगा ना कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इस तरह का आपको फीलिंग आएगा। तो वो जो होता है वो होता है मिसिंग डेटा। कैसे डेटा मिस हुआ,
जब एक्सट्रैक्शन कर रहे थे उस समय लॉस हो गया, या फिर जब आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल एरर्स को फिक्स कर रहे थे, यानी कि क्लीन कर रहे थे उसको, ग्रुपिंग कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे, उस समय आपका मिसिंग हुआ, तो उस तरह के डेटा को भी हैंडल करना है। यहीं पर और कंसेप्ट आता है आपका नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, कि कब डेटा को हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे, कब उसमें हम लोग रिडंडेंसी डालेंगे ताकि हमारा एक्चुअल फैक्ट्स मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका है कि कैसे आप डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो डेटाबेस एक्सेस करने का एकमात्र तरीका होता है, हर एक लैंग्वेजेस में वही होता है, डेटाबेस एपीआई को आप यूज करेंगे। डेटाबेस एपीआई को यूज करके आप डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज्ड डेटाबेस सिस्टम यहाँ पर MySQL होता है, या फिर और भी लाइट वेट डेटाबेस सिस्टम्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे मोंगो यूज कर सकते हैं, है ना। स्टेप्स यहाँ पर देखिए, मेनली स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। उसके बाद आपका जो क्वेरी होगा, जो ट्रांजैक्शंस इंप्लीमेंट करेगा, उन क्वेरीज को हैंडल करेगा। किस किस फॉर्मेट में और कौन कौन से मेथड को यूज करके करेगा। तो सबसे पहला होता है कर्सर। कर्सर मतलब कनेक्शन के स्टेट पे काम करता है, कनेक्शन के स्टेट पे काम करता है, और जो रिजल्ट सेट होता है उस पर काम करता है। कमिट क्या करेगा, जो ट्रांजैक्शन है उसको फोर्सफुली कमिट करेगा, यानी कि डेटाबेस में परसिस्टेंट बनाएगा। ठीक है, देखिए लिखा भी है, दिस मेथड इज यूज्ड टू कमिट एनी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस टू द डेटाबेस। रोल बैक इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन फेलियर, जितना भी पार्शियल कमिटेड रिकॉर्ड्स है उसको अनडू कर देगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा। यानी कि ये जो मेथड्स है ना, ये सारे मेथड्स क्या करते हैं, एसिड प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन का जो होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। कनेक्ट करने का तरीका बिल्कुल भी MySQL के जैसा है। जैसे जो लाइब्रेरी है यहाँ पे हमारा क्या है, डीबी मॉड्यूल, वहां से हम लोग कनेक्ट को इंपोर्ट हमने किया, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट को फिर यूज करके हम लोग काम करेंगे। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कनेक्ट, यानी कि कनेक्ट जो है ये क्लास की तरह आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो ये किससे कनेक्ट कर रहा है, तो डेटाबेस का नाम, यूजर का नाम, पासवर्ड, एग्जैक्टली सेम था उधर भी। फिर कर्सर इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर, यहां पे हम लोग बोलते थे कनेक्शन डॉट ओपन। ड्राइवर मैनेजर इज इक्वल टू गेट ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करके करते थे, फिर ड्राइवर का नाम देते थे, वैसे करके काम होता था। तो ये जैसे ही कर्सर को आप कॉल करिएगा, एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि आपके ट्रांजैक्शन के साथ, यानी कि रिजल्ट सेट के साथ काम करेगा, रिकॉर्ड सेट के साथ काम करेगा। और फिर आप क्वेरी कैसे कॉल करेंगे, तो कर्सर के साथ में क्वेरी को आपको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, जो भी आपका क्वेरी होगा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, आप उसके साथ कॉल कर लेंगे। और जब ये क्वेरी आपका एग्जीक्यूट होगा तो आपका रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड्स आएगा, रिजल्ट्स आएगा, कहीं उसको आपको स्टोर करना होगा। तो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है रिजल्ट, जो क्या स्टोर करेगा, कर्सर डॉट फेच ऑल। तो ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई टेबल में अगर 50 रिकॉर्ड्स है तो वो 50 रिकॉर्ड आकर के आपका कहां पर स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर कर्सर को बंद कीजिए और बाद में कनेक्शन को बंद कर दीजिए, यही चीज हो गया। और उसमें ही एक और डेटा प्रोसेसिंग में और दो कंसेप्ट आता है, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। ये चीज शायद टीसीएस में जो लोग भी बीसीए के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, अगर वो रिकॉल कर पा रहे हो तो, क्योंकि ये हमारा पूरी तरह से एनएलपी पे बेस्ड है, ग्रामर पे। और ये किस कंसेप्ट पर काम करता है, सिमिलैरिटी पे।
यानी कि आपके पास जो अवेलेबल टर्म्स हैं, वर्ड बोलते हैं जनरली हम लोग यहाँ पे, अवेलेबल वर्ड्स हैं, वो कितना मिलता जुलता वर्ड है ना। तो वो चीज पे कैसे है, तो ये चीज देखिए हम आपको यहाँ पर, यहां से पढ़िए, छोटा वाला जो है यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि इन एरियाज ऑफ एनएलपी वी कम अक्रॉस सिचुएशंस वेयर 2 और मोर वर्ड्स हैव कॉमन रूट, जैसे एग्रीड, एग्रीइंग एंड एग्रीएबल। इसका कॉमन रूट क्या हो गया? एग्री। कॉमन रूट क्या हो गया? एग्री हो गया। तो ये जो एग्री आपका कॉमन रूट हो गया, यही क्या कर रहा है? यही लाई कर रहा है आपके बाकी के वर्ड्स के अंदर भी। तो अ सर्च इन्वॉल्विंग एनी ऑफ दीज वर्ड्स should treat them as the same word which is the root word, यानी कि agree। ये गूगल सर्च हम लोग करते हैं ना, गूगल में जब आप सर्च करते हैं तो एग्जैक्ट टर्म आपको नहीं मिलता है, उससे मिलता जुलता बहुत सारा टर्म मिलता है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो एक्चुअल रूट टर्म है, इस रूट टर्म को लिंक किया जाए बाकी के सिमिलर टर्म्स के साथ में, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेमेटाइजेशन बोलते हैं, और इसी को हम लोग स्टेमिंग भी बोलते हैं। एक जैसा ही टर्म होता है, और अवेलेबिलिटी इसका आपको एनएलटी के लाइब्रेरी के अंदर मिलेगा। जैसे आपका नमपाई लाइब्रेरी होता है, जैसे आपका मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी होता है, उसी तरह से आपका एनएलटी के लाइब्रेरी भी होता है, जो कि आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल है, टूल किट होता है जनरली, ठीक है ना। ये प्रोग्राम को उतना समझने का भी कोशिश मत करिएगा, हम कॉपी किए थे उसमें था इसीलिए डाल दिए हैं, इसको छोड़ दिए। सिमिलैरिटी डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड का, अगर आप जाएंगे तो उतना टाइम आपके पास भी नहीं है, इसलिए उसमें नहीं ये करिएगा। अब यहाँ पे देखिए लेमेटाइजेशन के केस में क्या बोल रहा है कि इट इज सिमिलर टू स्टेमिंग बट इट ब्रिंग्स कंटेक्स्ट टू द वर्ड। कहने का मतलब क्या है, वहां सिर्फ सिमिलैरिटी बोल करके ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरा एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जैसे बनता है ना, हिरार्की जैसे बनता है ना, वैसा कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे देखिए, इट गोज अ स्टेप फर्दर बाय लिंकिंग वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग टू वन वर्ड। कहने का मतलब अगर ए है तो इस ए से मिलता जुलता जितना वर्ड है उसका एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर टाइप तैयार करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए उधर जाओ ना, उधर जाओ ना, क्यों हल्ला कर रही हो? इधर जाओ 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 जाओ, थोड़ा देर मुझे क्लास कंप्लीट करने दो, उसके बाद हल्ला करना। सर हाँ बोलो। सर जैसे वेटेड वेटिंग का वेट हम लोग ले सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, सेम तो उसमें कॉमन जो होगा वेट आ जाएगा, है ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर बोला ना लेमेटाइजेशन के केस में कि क्या बोलता है कि एक पैराग्राफ है जिसमें वर्ड है कार, ठीक है, ट्रेन और ऑटोमोबाइल। अब इस सिचुएशन में क्या, देन इट विल लिंक ऑल ऑफ देम टू ऑटोमोबाइल। एक स्टेप आगे कैसे है, तो ये ऑटोमोबाइल को क्या कंसीडर करेगा? रूट बना देगा, ठीक है। और उसके बाद कार और ट्रेन जो है ये दोनों क्या हो गया? ऑटोमोबाइल का टाइप हो। कैटेगराइजेशन यहां पर आपको करेगा, इनहेरिटेंस टर्म यूज नहीं करिएगा, कैटेगराइजेशन करता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? वर्ड नेट या फिर लेक्सिकल टर्म, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें नहीं जाइएगा, वो सिमिलैरिटी का ही आपका दिखा रहा है। फिर 12 नंबर है क्वेश्चन, डेटा विजुअलाइजेशन। इसको हम लोगों ने किया है, प्लॉटिंग के तहत हम लोगों ने किया है ना, तो वो चीज देख लीजिएगा। हालांकि इसमें हमने डाल दिया है नोट्स टाइप का, कॉपी करके हमने डाल दिया, इसमें सारा चीज हम डाल दिए, मैटप्लॉटलिब का भी डाल दिए हैं, है ना।
ये वाला मत पढ़िएगा, इसका कंपैरिजन मत पढ़िएगा सीबॉर्न के साथ में, वो उसका काउंटर कॉम्पिटिटर लाइब्रेरी है। लाइन चार्ट है पूरा, उसका एग्जांपल्स भी हमने 2-3 दे दिया, बार चार्ट का भी 1-2 एग्जांपल हमने दे दिया है, हिस्टोग्राम का भी एग्जांपल दे दिया है ना। ये दोबारा कॉपी हो गया है, 2 बार कॉपी हो गया, इसीलिए ज्यादा लग रहा है। हम एक बार हटा करके आपको भेजेंगे। हाँ शॉर्ट करके दीजिएगा सर, तो बहुत एक बार हम हटा देंगे, वो 2 बार कंट्रोल भी हो गया होगा, इसीलिए वैसे हो गया। यहाँ पर देखिए मल्टी प्लॉटिंग भी दे दिए हैं, हालांकि ये मल्टी प्लॉटिंग उतना जरूरी नहीं है, बार ग्राफ का है। इसके बाद एक और टर्म कहाँ था, हिस्टोग्राम, यहाँ पर है हिस्टोग्राम, उसको हम कम कर दे रहे हैं, 2 बार पेस्ट हो गया है इसीलिए ज्यादा लग रहा है बस। और ये लास्ट में स्कैटर प्लॉट, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसको हम कम कर ही देते हैं अभी, नहीं तो हम ऐसे ही भेज देंगे फिर भुला जाएंगे। वर्ड फाइल इसका कहाँ है, वर्ड फाइल पाइथन 2 सर फिर आप आइएगा और नेक्स्ट एग्जाम में। क्या नेक्स्ट एग्जाम में? हम्म। नहीं पता भाई मेरे को, चांस कम है कि तीनों रूम से किसी में देगा आपको। उसके लिए ये तो लोग नहीं रहना कि हम ही आएंगे। क्या डेटा वेरिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, हाँ लेकिन सर राजीव सर को आप अच्छा हैंडल कर लिए। क्या है? अरे भाई मैं प्राण सूख गया था उनको देख के तो। पापा हाँ बेटा, आपका क्लास खत्म? बस नहीं खत्म हुआ है। ये हो गया, अब भेज दे रहे हैं। नहीं खत्म हुए? नहीं हुआ है ना। पापा मुझे बोलते हैं। ओहो बेटा, पापा क्लासेस मुझे बोलते हैं। क्लासेस आपको बोलते हैं? हाँ। खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। पाइथन 2 ठीक है, खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। अरे हुआ है? नहीं हुआ है ना। 3 अटैच हुआ है? नहीं ना प्लीज। क्यों नहीं हुआ? पाइथन 1 पाइथन 2 क्यों नहीं हुआ? अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है ना। ठीक है। पापा ये जो हम लोगों ने बनाया था ना, वो ड्राइंग अच्छी थी। ठीक है, हो गया सर। अब अपने हिसाब से अब आप लोग पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से होगा फोकस यूनिट 5 पे करिएगा ज्यादा, है ना, यूनिट 5 पे ज्यादा फोकस करिएगा। और सिंस कल हम बता दिए सेंट्रल टेंडेंसी वाला पे ज्यादा फोकस करिएगा, वो क्वेश्चन आने का ज्यादा चांसेस है ना, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी हमेशा ही पूछा जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन होता है पीजी लेवल में। सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, ये 3 चीज तो एकदम प्रोबेबल होता ही होता है ना। उप्स भी। हाँ, उप्स का कंसेप्ट में सर 5 नंबर में आया, चाहे 15 नंबर में आएगा वो जरूर। फिर लिस्ट टपल डिक्शनरी में कोई एक तो जरूर पूछेगा, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल ये सब वो सब छोड़ो ना, उतना नहीं पढ़ो यार। उतना अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि नहीं ये आएगा, है ना। हाँ बोलो दीक्षा। सर इशिका हाँ इशिका बोलो। सर वो पाइथन में पार्स क्या होता है? पार्स सर वो
पास, PASS, वो PDF में था क्लास डॉग, फिर कोलोन, फिर नीचे पास था एक वर्ड। अभी वाले में यस सर, तो स्टार्टिंग में ही था, मतलब क्लास जब बुक्स में आए थे तब उस वाले सेक्शन में था। ये हम ओपन कर ले रहे हैं। बेटा देखो वो दरवाजा लगा रहा है, उसको देखो चोट लग जाएगी। खोलो तो दरवाजा, खोलो, बाहर ले जाओ उसे। उसको लगाने से कुछ नहीं होगा। डेटा विजुअलाइजेशन में सारा इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ सारा। नीचे 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 कहाँ पर पास है जी? OOP का कंसेप्ट आया, ठीक है। नीचे नेक्स्ट पेज आया क्लास डॉग, और उसके अंदर पास जो लिखा हुआ था। यस सर। अरे वैसे ही लिखा हुआ है वो, उसको कुछ वैसे नहीं समझना है। वो आपका है जैसे हम लोग स्टेटमेंट लिखते थे ना, उस तरह से है। हाँ, जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था ना क्लास को, क्लास डेफिनेशन का है ना। फिर मतलब क्या कोई एक्सेस स्पेसिफायर है? स्टेटमेंट बोल करके चलिए, है ना, वो कीवर्ड होता है। यस सर। हाँ हाँ, यही वाला पास ना जिसमें वो लिखा है क्लास डॉग, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, हाँ हाँ यस सर, वो वही था क्लास डॉग, फिर उसके नीचे था पास, जो रेड कलर का लिखा हुआ था। रेड कलर या तो ब्लू कलर दिख रहा है। हाँ मतलब सर दूसरे कलर में लिखा हुआ था कहीं। यस सर, दूसरे कलर में लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप लोग अपना एग्जाम का तैयारी करिए, अब मिलते हैं अब एग्जाम के दिन आप लोगों से, ठीक है ना? पापा